दोस्तों, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि जो आपका पैसा आइडल पड़ा था आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें, अगर उनका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको एक अच्छी रिटर्न बन सके। लेकिन क्या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके उसकी रिटर्न सिर्फ उसके शेयर प्राइस की वजह से ही मिलती है, या एक और ऐसा तरीका होता है जो आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकता है आपके इन्वेस्टेड मनी के ऊपर? तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिविडेंड एक ऐसी इनकम होती है, जब भी आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एज अ शेयर होल्डर मिलती है। तो अगर किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, मान लो उसका शेयर प्राइस सिर्फ 10% ऊपर गया, लेकिन उस कंपनी ने आपको इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर पर शेयर के ऊपर अगर मान लो 10% का डिविडेंड दिया, तो आपका टोटल इनकम जो बनता है वो 20% का बनता है, ना कि 10% का। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह जानना कि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्राइस से कितना एप्रिसिएशन होगा, सेकेंडली आपको डिविडेंड यील्ड कितना मिलेगा। तो जितना ज्यादा डिविडेंड यील्ड होगा उसका मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर उतना ज्यादा एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है बिकॉज ऑफ डिविडेंड। जिसके चलते हम आज की वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि डिविडेंड एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं की जाती पूरी मार्केट के अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड इनकम भी आपके लिए एक बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। जिसके चलते आज का जो रिपोर्ट कार्ड है वो हम लेके आए हैं ऐसी कंपनीज के ऊपर जिन्होंने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा डिविडेंड बना के दिया। तो दोस्तों, ये लिस्ट हमने रैंडमली चूज किया है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी से। तो हो सकता है कोई भी कंपनी यहाँ पे इंक्लूड ना हो और कोई कंपनी स्मॉल कैप सेक्टर से भी यहाँ पे इंक्लूड हो। इसलिए मैं डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे देता हूं कि यहाँ पे हमने कोई भी रैशनली नहीं लगाया है, सभी कंपनीज को रैंडमली चूज किया है। तो इसलिए कोई भी बायस नहीं है इस पूरी वीडियो के अंदर। जो भी हमने कंपनीज चूज किया है प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए चूज की है, ताकि आपको पता चले कि डिविडेंड इनकम आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का रिपोर्ट कार्ड और बात करते हैं 5 ऐसी कंपनीज की जिन्होंने बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको 4-5 और ऐसे नाम बताऊंगा ऐसी कंपनीज के बारे में जिन्होंने एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को, जिनका नाम शायद अपने रिपोर्ट कार्ड में नहीं है, लेकिन आपके लिए एज ए इन्वेस्टर उनका नाम जानना काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बात करता हूं पहली कंपनी की, जिसका नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूं तो ये कंपनी आज के रिपोर्ट कार्ड की हमारी पहली कंपनी है जिसने पिछले एक साल के अंदर सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। मैं सबसे ज्यादा डिविडेंड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा जिनका डिविडेंड यील्ड है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है, अगर हम उसको एनुअलाइज कर लें, मतलब कि 12 महीने के पैरामीटर में उसको ले जाएं और उसको करंट प्राइस से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको पता चलता है कि डिविडेंड कितना ज्यादा है। तो अगर मैं बात करता हूं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 15.8% के आसपास का है। मतलब कि अगर आपने ये कंपनी को बाय किया होता, अगर आपने इसको लोअर लेवल पे बाय किया, इसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है, वहां से तो आपको बेनिफिट होता ही होता है, लेकिन डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का वो भी 15.8% के आसपास का है, जो कि आज के हमारे रिपोर्ट कार्ड का सबसे पहला और सबसे हाईएस्ट नंबर है, जिसकी वजह से ये कंपनी हमारे रिपोर्ट कार्ड के अंदर आती है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, तो दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस हाउसिंग फाइनेंस का है। मतलब कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो आप फाइनेंसिंग करवाने के लिए इस कंपनी के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस 190 रुपीज के आसपास का है। इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव 28% का रिटर्न दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक टाइम पे इस कंपनी का शेयर प्राइस 1300 रुपीज के आसपास हुआ करता था, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि जब एनबीएफसी सेक्टर में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस भी लगातार नीचे को आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9000 करोड़ के आसपास का है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के पीई रेशो की, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का पीई रेशो 7 से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इंडस्ट्री एवरेज के साथ, तो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में जो एवरेज पीई रेशो है वो 20 के आसपास माना जा सकता है। मतलब कि जिसके कंपैरिजन में इस कंपनी का पी रेशो तो काफी ज्यादा कम है। दोस्तों, बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की सेकंड कंपनी की, जिसका नाम है एनएलसी इंडिया। अगर हम एनएलसी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न कंपनी है और जिसका मेन बिजनेस है वो पावर जनरेशन का और इसके अलावा माइनिंग का है। और इस कंपनी का करंटली शेयर प्राइस 53 रुपीज के आसपास है। अगर हम इसका शेयर प्राइस पिछले एक साल में देखता हूं तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है।
मतलब कि आज से एक साल पहले भी इसका शेयर प्राइस 53 रुपीज पे ही था। तो एक साल के अंदर इन्होंने शेयर प्राइस के अंदर कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन डिविडेंड यील्ड के अंदर इस कंपनी ने 12.4% के आसपास का रिटर्न दिया है। मतलब कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड 12% से ज्यादा का है, जिसकी वजह से ये कंपनी आज के हमारे रिपोर्ट कार्ड की दूसरी ऐसी कंपनी बन जाती है। तो दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7500 करोड़ से ज्यादा का है। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के पीई रेशो की, तो कंपनी का पीई रेशो 5 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इसकी इंडस्ट्री के एवरेज के साथ, तो इस इंडस्ट्री में जो एवरेज पीई रेशो माना जाता है वो 10 के आसपास का माना जाता है। मतलब कि इंडस्ट्री एवरेज से इस कंपनी का पीई रेशो थोड़ा नीचे है। तो मतलब कि इस कंपनी का शेयर प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया पिछले एक साल के अंदर, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड यील्ड के टर्म्स में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है। दोस्तों बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की तीसरी कंपनी की जिसने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और इस कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसे कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि कंपनी क्रूड ऑयल और एलपीजी का काम करती है, जहां पे एक्सप्लोरेशन वगैरह का ये काम करती है कंपनी। अगर मैं इसके डिविडेंड यील्ड की बात करता हूं तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 9.92% के आसपास का है, मतलब कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास का। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑयल इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन का 11,000 करोड़ के आसपास का है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ऑयल इंडिया के प्राइस टू अर्निंग रेशो की, तो कंपनी का पीई रेशो 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इसकी इंडस्ट्री के साथ, तो इस इंडस्ट्री का पीई रेशो 13 के आसपास माना जाता है, जिसके कंपैरिजन में इस कंपनी का पीई रेशो काफी कम है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑयल इंडिया के शेयर प्राइस की, तो ऑयल इंडिया का शेयर प्राइस करंटली 104 रुपीज के आसपास का है। आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 153 रुपीज के आसपास हुआ करता था। मतलब कि इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस इस कंपनी ने काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो पिछले एक साल के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, मतलब कि काफी नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा पैरामीटर डिविडेंड यील्ड का है, जिसमें इस कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 10% के आसपास का है, जिसकी वजह से ये कंपनी आज के हमारे रिपोर्ट कार्ड की तीसरी ऐसी कंपनी बन जाती है जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा डिविडेंड दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। चलिए दोस्तों बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की फोर्थ ऐसी कंपनी की जिसने काफी अच्छा डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और ये कंपनी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। अगर मैं हिंदुस्तान जिंक के बिजनेस की बात करता हूं तो कंपनी मिनरल्स को एक्सप्लोर और प्रोसेस करने का काम करती है, और इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो दोस्तों यहां पे अगर हम कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करते हैं तो हिंदुस्तान जिंक का पी रेशो 16 के आसपास का है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इसकी इंडस्ट्री के साथ, तो इस इंडस्ट्री में नॉर्मल पी रेशो 19 के आसपास का होता है। तो हिंदुस्तान जिंक का जो पी रेशो है ऑलमोस्ट कंपेरेबल है टू इंडस्ट्री, बल्कि बोला जाएगा कि उससे थोड़ा सा कम है। दोस्तों अगर हम हिंदुस्तान जिंक के करंट शेयर प्राइस की बात करते हैं तो कंपनी का करंटली शेयर प्राइस 238 रुपीज के आसपास का है। अगर मैं ठीक एक साल पहले की बात करता हूं तो कंपनी का शेयर प्राइस 203 या 4 रुपीज के आसपास हुआ करता था, जिसका मतलब इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 15% का रिटर्न तो सिर्फ प्राइस के अंदर दिया, और उसके अलावा ऑलमोस्ट 9% का कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। तो जिससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया अगर हम दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो यहां से हमें यही सीखने को मिलता है कि बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको एक अच्छा डिविडेंड देती हैं और ठीक ठाक उनके प्राइस के अंदर भी एप्रिसिएशन होता है। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो आपको टोटल रिटर्न जब आप कंपेयर करते हो तो आपको बाकी कंपनियों के साथ कंपेयर करना चाहिए, जहां पे हिंदुस्तान जिंक ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, क्योंकि कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी 10% के आसपास का है, और कंपनी का अगर मैं प्राइस एप्रिसिएशन की बात करता हूं पिछले एक साल के अंदर, तो हिंदुस्तान जिंक के प्राइस एप्रिसिएशन में ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न मिला है इन्वेस्टर्स को। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रिपोर्ट कार्ड की लास्ट कंपनी की, जिसका नाम है कोल इंडिया। अगर मैं कोल इंडिया की बात करता हूं तो कोल इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 80,000 करोड़ से ज्यादा का है। तो दोस्तों यहां पे अगर हम बात करते हैं कोल इंडिया के डिविडेंड यील्ड की, तो कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड 8.94% के आसपास का है। तो इसका डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट सेम है अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं तो दोस्तों अगर हम कोल इंडिया के पी रेशो मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो कंपनी का पी रेशो 6 के आसपास का है। अगर हम इसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो जिस इंडस्ट्री में कोल इंडिया ऑपरेट करती है वहां पे नॉर्मल पी रेशो 19 का होता है, मतलब कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी का पी रेशो काफी कम है, जो कि एक पॉजिटिव चीज मानी जा सकती है। दोस्तों अगर हम कोल इंडिया के करंट शेयर प्राइस की बात करते हैं तो करंटली इसका शेयर प्राइस 130 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। अगर मैं एक साल वापस जाता हूं तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन अपने इन्वेस्टर्स को -28% का रिटर्न दिया है।
लेकिन वहीं पे अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो कंपनी ने 8.94% का डिविडेंड यील्ड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से ये कंपनी हमारे रिपोर्ट कार्ड की 5th कंपनी बन जाती है। लेकिन दोस्तों यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज यही देखने को मिलती है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम एक अच्छा डिविडेंड देती रहती हैं। और उसके अंदर एक कंपनी ऐसी भी थी, हिंदुस्तान जिंक, जिसने डिविडेंड तो दिया ही दिया बल्कि प्राइस एप्रिसिएशन के अंदर भी अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो ये पूरी वीडियो करने का मेरा मोटिव यही था कि आपको पता चले कि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए शेयर प्राइस का ऊपर जाना जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कंपनी से डिविडेंड मिलना, क्योंकि वो भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो आपको हमेशा देख लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो डिविडेंड कैसा पे करती है। तो दोस्तों इसके बाद मैं चलता हूं वीडियो के सेकंड पार्ट में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 5 कंपनी जो हमारे रिपोर्ट कार्ड के अंदर है उनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको 3-4 और ऐसे नाम बताऊंगा जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा डिविडेंड बना के दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, और इस लिस्ट के बारे में जल्दी से बात करूंगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में हमारी सबसे पहली कंपनी है आरईसी लिमिटेड, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 8.6% का डिविडेंड यील्ड बना के दिया है। तो दोस्तों बात करता हूं लिस्ट की दूसरी कंपनी की, जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसने अपनी इन्वेस्टर्स को 8.4% का डिविडेंड यील्ड दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो दोस्तों इस लिस्ट की हमारी एक और कंपनी है पीटीसी इंडिया, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 9% का डिविडेंड यील्ड दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इस कंपनी को हमने मेन लिस्ट के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पे हमने नॉर्मली लार्ज कैप कंपनीज की बात किया था, मतलब कि ऐसी कंपनीज का बात किया था जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज्यादा का था। तो ये कंपनीज वैसी कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, लेकिन इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा डिविडेंड यील्ड दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे एक और कंपनी है हमारी शॉर्ट लिस्ट में, डीबी कॉर्प, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 10% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड दिया है। तो दोस्तों ये छोटी सी लिस्ट थी जो मैं आपको बताना चाहता था जस्ट फॉर एज अ बोनस टिप। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जो भी कंपनीज का नाम आज की वीडियो में लिया गया है या जिनको अपनी रिपोर्ट कार्ड में हमने इंक्लूड किया है, हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। ये वीडियो हम सिर्फ प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए लेके आए थे, ताकि आपको पता चल सके कि डिविडेंड यील्ड कितनी इंपॉर्टेंट होती है एज ए इन्वेस्टर आपके लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा डिविडेंड बना के दिया है, यानी कि जिनकी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा रहा है पिछले 1 साल के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आने वाले टाइम में आप इन लिस्ट में से कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन फिर से बता दूं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हमारी एक ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लेके आते रहते हैं जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.